नवाबजादे होके, खानजादे होके क्यों रक्स कर रहे हो, क्यों घुंघरू पहन रहे हो। सब कुछ छोड़ छाड़ के इन्होंने कथक डांस की तरफ आए हैं। ये क्या सूझी थी आपको? चूँकि फ़नकार बागी होता है और वो जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत करता है। मेरे शागिर्दों में न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का तक के लोग थे। इस काम में अगर कोई आता भी है, पैसा है इस काम में? ये बहुत बदनसीबी की बात है कि पैसा बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का व्लॉग सियासी नहीं है, पॉलिटिक्स पे नहीं है, बल्कि आज का व्लॉग फ़नून लतीफ़ा पर है। और इस वक्त जो मेरे साथ शख्सियत हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, असफंदयार खानज़ादा असफंदयार खटक साहब। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और असफंदयार खटक साहब जो हैं, ये खुशहाल खान खटक साहब जो कि केपी के बहुत मशहूर शायर थे। और इनकी जो शायरी है उस पर बहुत सारे शायर जो हैं वो उनसे इंस्पायर भी हैं। और अल्लामा इकबाल साहब ने जो है उन्होंने भी खुशहाल खान खटक की शायरी से इंस्पिरेशन ली थी। तो हम आज बात ये करेंगे कि असफंदयार साहब जो कि खुशहाल खान खटक की 12वीं पुश्त से हैं, वो खुशहाल खान खटक के कलाम पर सूफ़ी जो डांस है या जिसको खटक डांस कह सकते हैं, उसके साथ साथ असफंदयार साहब ने कथक डांस भी सीखा है और फिर इसका कॉम्बिनेशन भी किया है। और वो कॉम्बिनेशन क्यों किया है, कहाँ से आया इनके दिमाग में कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसकी वजह क्या है, ये आप सिखाते भी हैं तो कहाँ सिखाते हैं, क्या इंस्टीट्यूशन है इनका, किस तरह से सिखाते हैं। ये फ़न जो है इस वक्त जो डांस है, क्लासिकल डांस, ये फ़न आगे चलेगा नहीं चलेगा, इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात आज इनसे काफ़ी खुल की बात होगी। तो ज़रूर देखिएगा आखिर तक और बहुत इंटरेस्टिंग ये व्लॉग होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आप ये बताइए कि आप ये कथक डांस आपने सीखा तो किससे सीखा आपने ये? जी बहुत शुक्रिया। कथक मेरे कथक के पीछे भी एक कथा है। अच्छा। कहानी है, किस्सा है। और वो किस्सा इस तरह है कि सबसे पहले मैंने सीखना शुरू किया साइमा खुशनूद जी से, जो कि खुशनूद साहब की बेटी हैं। और खुशनूद साहब वो हैं जिन्होंने फ़िल्म स्टार अदाकारा रीमा को कथक डांस सिखाया। और ये बात है सन 2000 की। अच्छा, ठीक है। तो यानी मेरे कथक सीखने का सिलसिला 2000 में शुरू हुआ और अब मुझे 23 साल हो गए। लेकिन मैं अभी भी एक अदना सा तालिब इल्म और शागिर्द ही समझता हूँ अपने आप को, चूँकि इल्म आप मुकम्मल तौर पे नहीं सीख सकते। और फिर उसके बाद सन 2007 में मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी थी कि मादाम इंदु मिठा जी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम, और मार्च में इंशाल्लाह 93 साल की हो जाएंगी, तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया। उनसे मैंने शुमाली हिंदी क्लासिकल रक्स कथक और जुनूबी हिंदी क्लासिकल रक्स भरतनाट्यम सीखना शुरू किया। तो उनसे बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि उनसे मैंने बोलने का अंदाज़, चलने फिरने का अंदाज़, और चूँकि उस्तादों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। और फिर इसके बाद मैंने मादाम निगत चौधरी जी से भी सीखा। वो इस्लामाबाद आती थी और वहाँ पे सिखाती थी। अच्छा। तो मेरी 3 उस्तानियाँ रही हैं माशाल्लाह, और तीनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ये था कि जब मैंने ये रक्स सीखे, कुछ हद तक ज़ाहिर है पूरा जिस तरह मैंने अर्ज़ किया आप नहीं सीख पाते, तो मैंने कहा कि चूँकि मैं अफ़गान हूँ, पठान हूँ, पश्तून हूँ और खटक हूँ, तो क्यों ना मैं खटक रक्स के साथ, तलवार और रुमाल के साथ कथक की एक आमेज़श बनाऊँ, जिसको मैंने नाम दिया खटक कथक का। ये आपके आया कैसे जहन में कि दोनों के कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आमेज़श होनी चाहिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए कि अगर मैं कथक ही करता मुख्तलिफ़ रागों पे और मुख्तलिफ़ तालों पे और मतलब या हिंदुस्तानी गानों पे या पाकिस्तानी गानों पे, तो उसमें जो है ना, मैं समझता हूँ कि मैं शायद
अपने पश्तून होने के साथ इंसाफ ना कर सकता होता। तो मैंने फिर खुशहाल खान खटक की शायरी का इंतखाब किया और उसमें वो शायरी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो थोड़ी वलवलांगेज़, थोड़ा उसमें जुनून, थोड़ा उसमें जो है ना एक बगावत भी, चूँकि फ़नकार बागी होता है और वो जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत करता है, तो उनकी शायरी का मैंने इंतखाब किया। तो ज़ाहिर है फिर उस पर पश्तो मौसीकी और पश्तो की मौसीकी पे फिर वो ज़्यादातर जो है रूपक ताल और चंचल ताल में होती है, तो वो कथक का अंग तो उसमें आ गया। और फिर मैंने इसमें कथक का जो साज़ है जो कि रक़ास बजाता है, घुंघरू, उसको भी मैंने इसलिए शामिल किया कि घुंघरू एक साज़ है और साज़ हमेशा अमन का पैगाम होता है, प्यार का पैगाम होता है। तो इस खटक कथक की आमेज़श में तलवार भी है जो कि जुल्म के ख़िलाफ़ एक औज़ार के तौर पे या हथियार के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। लाल जो सुर्ख रुमाल है वो अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, और घुंघरू वो है जिसकी झनकार के बग़ैर हमारी ज़िंदगी फीकी है। अच्छा, ये तो कथक डांस जो है वो कितना इस वक्त मकबूल है, लोग आते हैं इस तरफ नहीं आते हैं, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले व्यूअर्स ये कि असफंद यार साहब MBA किया हुआ है इन्होंने और ठीक ठाक इनकी इनकम थी, अच्छी खासी नौकरी थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के इन्होंने कथक डांस की तरफ आए और ये सीखना शुरू किया। और अभी जो है वो, ये क्या सूझी थी आपको? देखिए, बात यह है ना कि मैं शुरू से बीकन हाउस में पढ़ा, इस्लामाबाद में O लेवल्स A लेवल्स वहाँ से मैंने किए। उसके बाद कॉमसर्च यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने BBA किया, MBA किया, और पिछली 1.5 दहाई से ज़्यादा के अरसे से मैं गैर सरकारी तंजीमों के साथ काम कर रहा हूँ, इंसानी हुकूक़ पे और दीगर शोबों पे। तो NGOs के साथ, जी बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों के साथ। तो मैंने वो खैबर पख्तूनख्वा, दीर स्वात, बुनेर और अगज़ई, कोहाट, मुख्तलिफ़ पाकिस्तान के शहरों में किया काम, और उससे मुझे मज़ीद ये एहसास हुआ कि हाँ, मैंने अपनी सकाफ़त को फ़रोग़ देना है। और सकाफ़त को फ़रोग़ आप दे सकते हैं फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, मौसीक़ी के ज़रिए, अदाकारी गुलकारी के ज़रिए, और इन सब को जब आप यकजा करते हैं तो वो रक़्स की शक्ल इख्तियार करते हैं। इससे एक सॉफ्ट इमेज भी क्रिएट होता है, बिल्कुल, मुल्क का भी सॉफ्ट इमेज क्रिएट होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो कथक डांस है वो इतना मकबूल है वहाँ में? क्या अभी भी लोग देखना चाहते हैं? अब तो इतना एडवांस हो गया है और म्यूज़िक भी जो है वो बिल्कुल वेस्टर्न म्यूज़िक है, वो ज़्यादा हमारा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऐसे में कथक डांस और ये क्लासिकल म्यूज़िक, ये कहाँ तक इसकी कोई जगह है? जहाँ पे एक मुनज़्ज़म जगह होती है वहाँ पे फिर फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया जाता है। तो टेरी की जो नवाबी थी, जो कोहाट और करक के अज़ला पे मुश्तमिल थी, उसके जो आखिरी नवाब थे वो मेरे दादा थे। अच्छा। तो हमारा तो सिलसिला चला आ रहा है शायरी को। आपका इंस्टीट्यूशन भी इसी नाम पर है? जी, मेरा जो गैर सरकारी जो तंजीम है मेरी, वो भी टेरी नवाब दरबार के नाम पर है, चूँकि वो ऐसा उताक़ था, ऐसा हुजरा डेरा था कि जहाँ पर फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग़ दिया जाता था, और दिन के वक्त हमारे दरबार में तलवारों के साथ खटक डांस किया जाता था और रात को मशाल के साथ खटक डांस किया जाता था। अभी लोग आते हैं आपके पास सीखने के लिए? जो नई नस्ल है जी, वो आपके पास सीखने आते हैं? जी बिल्कुल कितना उनको इंटरेस्ट है? कोरोना से पहले तो घर पे आते थे, और फिर कोरोना के दौरान जब वो वबा थी तो फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया, पोमीग्रेनेट गार्डन डांस के नाम से, बे एरिया कैलिफोर्निया में। वहाँ पे उनके तवसुत से मैं ऑनलाइन सिखाता था अपने घर से, और फिर मेरे शागिर्दों में न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का तक के लोग थे, जो भी जिस वक्त पे फारिग होता था, तो उसमें कोई जगह की कैद और वक्त की कैद से हम निकल गए। वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी थे या वहाँ के लोकल्स थे? नहीं, वहाँ के मुकामी थे, और उनको फिर मैं जो है ना बाकायदा प्रेजेंटेशन पेशकश देता था, तारीख़ की, रक़्स की, खटक डांस की, कथक की, ताकि उनको समझ आए कि हम क्या सीखना चाह रहे हैं। तो उसमें मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा, चूँकि शागिर्दों से भी आप सीखते हैं, दीगर ममालिक के लोगों से भी आप सीखते हैं, और जो सीखने का अमल होता है वो आपका कभी रुकना नहीं चाहिए। नए उस्ताद जो हैं वो भी नापैद होते जा रहे हैं। जी, आपके साथ आपके हम असर हैं कोई उस्ताद और भी मज़ीद? देखिए, असल में रक़्स में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, और फिर कथक रक़्स में मज़ीद कम हो जाते हैं दिलचस्पी लेने वाले। इसके लिए आपको वक्त भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। जिनके पास पैसा होता है उनके पास वक्त नहीं होता है, जिनके पास वक्त होता है वो पैसा नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी किसी न किसी तरीके से कोशिश करता हूँ कि इसको जारी रखूँ और इसको सिखाता रहूँ। एक भी शागिर्द अगर मेरे पास है तो उससे उम्मीद होती है। लेकिन मज़ीद लोग इसमें
सिखाने वाले जो है वो कम होते जा रहे हैं। कम होते जा रहे हैं, और जितने हमारे बड़े बड़े नाम हैं, मादाम इंदु मिठा जी हैं, शीमा किरमानी जी हैं, हमारी निगा चौधरी जी हैं, नाहिद सिद्दीकी साहिबा हैं, तो ये तो अपनी खिदमत कर रहे हैं और अपनी यानी 2-3 ज़िंदगियों की खिदमत इन्होंने की है इन यानी बड़ी हस्तियों ने। लेकिन ये है कि इनके अलावा जो नाम हैं वो कम हैं, और बल्कि यानी इनकी जगह 20 लोग और होने चाहिए थे, या 30 या 50, लेकिन अलमिया ये है कि ऐसा हो नहीं पाया। तो ये बताएं कि ये जो आप क्या देख रहे हैं, ये फ़न जो है वो आगे मुस्तक़बिल में किस तरह से देख रहे हैं आप? जाएगा आगे या रास्ते में ही कहीं दम तोड़ता नजर आ रहा है? देखिए, बात बहुत सख्त है, लेकिन रूह बज़वाल तो है। इन लोगों ने ज़िंदा रखे हुए हैं इस फ़न को, ये अजीम हस्तियाँ। लेकिन ये है ना कि चूँकि सरकारी सरपरस्ती नहीं है, और जो गैर सरकारी इदारे हैं वो भी कथक में वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। आपने भी तो जो जिंदा रखा हुआ है वो भी अपने फैमिली के प्रेशर के बावजूद जिंदा रखे हुए हैं। आपको जी हाँ बिल्कुल, फैमिली की तरफ से भी आपकी काफ़ी मुखालफत रही? बहुत मुखालफत होती है। वो ये मुखालफत होती है कि नवाबजादे हो के, ख़ानज़ादे हो के क्यों रक़्स कर रहे हो, क्यों घुंघरू पहन रहे हो, और तुम नौकरी क्यों नहीं करते जो कि तुम 1.5 दहाई से कर रहे हो। वो तो मेरे लिए आसान था करना, लेकिन वो मेरा ज़मीर उस तरह से मुझे मलामत करता था, और सकाफ़त जो हमारी इतनी यानी अजीम है वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। तो अगर नए आने वाले आते हैं जी, तो अब तो जो है देखें इस वक्त महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत हो रही है, और अभी भी पता नहीं कितने और आगे महंगाई जाएगी। इस काम में अगर कोई आता भी है, पैसा है इस काम में? पैसा बहुत कम है, ये हकीकत है, और ये बहुत बदनसीबी की बात है कि पैसा बहुत कम है। चूँकि लोग जो है ना, एक तकरीब पे वो हॉल के किराए के लिए उनके पास पैसे होते हैं, तज़य्युन और आराइश के पैसे होते हैं, खाने के लिए बेसियार पैसे होते हैं, और अदाकार को, गुलूकार को, साज नवाज को देने के पैसे होते हैं। लेकिन जब कथाकार आता है या रकास आता है तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो कि एक आम रिवाज बन चुका है, सरकारी तौर पे भी, गैर सरकारी तौर पे भी, और आम नशिस्तों में भी। तो ये देखिए ना, जो रकास है उसने भी तो अपना पेट पालना है, और वरना तो फिर वो क्या करेगा। तो ये बताएं कि आपका कराची आना क्यों हुआ था? मैं असल में आया इत्तेफाकिया तौर पे, मैं हैदराबाद आया था, सिंध की धरती पे आया था, और वहाँ पे सूफ़ी मेले में मैंने शिरकत की। वहाँ पे मैंने सूफ़ी रूमी रक़्स पेश किया। उसके बाद यहाँ पे शीमा किरमानी जी का तिलिस्म फेस्टिवल हो रहा था आर्ट्स काउंसिल में, तो मैंने कहा कि मैं कराची आया हूँ तो मैं क्यों ना इससे जो है ना मतलब महजूज़ हूँ शीमा किरमानी के इतने अजीम काम से। तो वो मैंने 2 हफ़्ते का उसमें शिरकत की। फिर उसके बाद यूथ फेस्टिवल था कराची में, जहाँ पे मैंने इख्तितामी तकरीब पे रक़्स करना था, तो मैं उसके लिए रुक गया। अच्छा, ये बताइए कि ये जो फ़न है, डांस ख़ास तौर पे जो क्लासिकल है या खटक डांस है, और आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक नई चीज़ निकाली है ताकि लोगों को आप अट्रैक्ट करें, लेकिन दूसरी जानिब जो एक तालिबान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। अफ़गानिस्तान में भी आप गए थे, आपने परफॉर्म किया था, लेकिन वो पहले किया था जी, अब 2018 में किया था जी। अब तो वहाँ के फ़नकार भी जो है वो वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। तो आपको कोई ख़तरा महसूस होता है? देखिए, बात यह है ना कि शुक्र है, मौला का बहुत करम है कि मुझे अभी तक और खुदा ऐसे ही बरकरार रखे कि कोई ख़तरा अभी तक नहीं पेश आया, और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं पेश आएगा। चूँकि ये एक बेज़रर काम है, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, ना ही मेरा किसी की मुखालफत करना है, ना ही मेरा इसमें कोई और इरादा है। मेरा इरादा है कि प्यार और मोहब्बत को मैं फैलाऊँ, आपस में इश्तिराक की बात करूँ, अमन की बात करूं, और इंसानी हुकूक की बात करूं, बराबरी की बात करूं। तो ये तो हर इंसान का हक़ है, तो हक़ की बात करना तो किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हक़ की बात करना किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं है। असफंदयार खटक साहब अपने डांस के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए अमन का पैगाम पहुँचा रहे हैं, फैला रहे हैं, और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा। अरमान साबिर को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।